उन्हीं फिजिक्स लॉ। हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स की। यहां से मैथमेटिकल काम हम लोगों का थोड़ा सा शुरू हो जाता है रिलेटेड टू 11th। नो डाउट स्टूडेंट्स, वेटेज के अकॉर्डिंग यहां टाइम थोड़ा हम लोगों को ज्यादा लगने वाला है, पहले ही मैं क्लियर कर दूं। आप लोगों को थोड़ा सा ये पूरा पर्टिकुलर जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट, थोड़ा अजीब सा भी लग सकता है। उसके पीछे रीजन ये है कि पूरे फिजिक्स में, वो 11th हो, 12th हो या आफ्टर 12th किसी भी क्लास में, जितनी भी क्वांटिटी हमारी आती हैं उन सब क्वांटिटी के बारे में हम एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लेंगे। नॉर्मल कैलकुलेशंस कैसे करते हैं ये समझेंगे, मेजरमेंट्स क्या होते हैं ये समझेंगे, डिफरेंट क्वांटिटीज की यूनिट्स क्या होती हैं ये बात हम लोग समझेंगे। एट ऑल फर्स्ट मैं बात करना चाहूं इस चैप्टर से हमारे सिलेबस की। तो सबसे पहला चैप्टर में हमारा कॉन्सेप्ट आता है नीड फॉर मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स की नीड क्या है, फिर एसआई यूनिट सिस्टम क्या होता है, एसआई यूनिट सिस्टम के क्या एडवांटेज हैं ये हम लोगों को पढ़ना होगा। फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं ये हम लोगों को इसमें डिस्कस करना है। देन आफ्टर रिलेटेड टू इंस्ट्रूमेंट्स, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन का कॉन्सेप्ट क्या है, फिर एरर के चांसेस और एरर मेजरमेंट हम लोग कैसे करेंगे। देन आफ्टर सिग्निफिकेंट फिगर्स, जब हमारे पास कोई मेजरमेंट आ जाता है तो उस मेजरमेंट को हम लिखते कैसे हैं, कितने डेसिमल के प्लेसेस तक लिखना उसको जायज है। देन आफ्टर डायमेंशंस, एक नया तरीका जिससे हम लोग क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं बड़े इफेक्टफुल और शॉर्टकट फॉर्म में, दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस की बात हम लोग करेंगे। अब ये डायमेंशनल एनालिसिस वाला कहने के लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें काफी टाइम लगने वाला है, जैसा मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया था, क्योंकि यहां हमें बहुत सारी क्वांटिटी, बहुत सारी इन द सेंस फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटी हैं, हर क्वांटिटी के बारे में पढ़ने का स्कोप मिल जाता है। तो हम इसको खत्म करने के लिए सिर्फ 8-10 क्वांटिटी लेके भी खत्म कर सकते हैं, और अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज फॉर फर्दर स्टडीज, तो इसको आगे भी हम लोग ले जा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डायमेंशन एनालिसिस के बेसिस पे कुछ एप्लीकेशंस की बात हम लोग करेंगे, किस तरीके से हम लोग इसको अप्लाई करके फिजिक्स में यूज कर सकते हैं। अब मैं कंटेंट शुरू करूं तो कंटेंट में सबसे पहला कॉन्सेप्ट मेरा आता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। पहला कॉन्सेप्ट है नीड फॉर मेजरमेंट। स्टूडेंट्स, मेजरमेंट की नीड क्या है सबसे पहले हमें यह समझना है। देखो, जब हमें क्वांटिटीज को कंपेयर करना होता है तो अगर मेरे पास क्वांटिटीज की नंबर कम है, जस्ट लाइक मान लीजिए यहां क्लास में 3 बच्चे बैठे होते तो मैं कह देता भैया ये बड़ा है, ये छोटा है, ये इन दोनों के बीच में है, सिंपल। ऐसे ही मान लीजिए मार्क्स आते तो मैं वहां कह सकता था भाई इसके हाईएस्ट हैं, इसके लोएस्ट हैं, ये मिडिल में। लेकिन मान लीजिए मैं पूरे स्कूल की बात करता हूं, पूरे स्कूल के बच्चों की हाइट के बारे में डिस्कशन देना चाहता हूं, तो कहीं ना कहीं मैं ये कंपैरिजन वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको आगे लेकर के बढ़ूंगा और मुझे मेजरमेंट की जरूरत होगी। हर किसी हाइट को मेरे को अलग से स्पेसिफाई करना होगा, तभी मैं उनको कंपेयर कर पाऊंगा। तो बेसिकली जो नीड है मेजरमेंट की वो क्वांटिटीज को कंपेयर करने के लिए है, ठीक है। तो नेचुरल फिनोमिना में चीजों को समझने के लिए, उनको एक्सप्लेन करने के लिए जरूरत होती है नीड ऑफ मेजरमेंट। देन आफ्टर फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती हैं? वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में, एज वेल एज जो हमारे फिजिक्स के लॉ हैं उनके बेसिस पर उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूं एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि आज मेरा रिजल्ट आया और मेरे को 90+ मार्क्स मिले हैं, मेरे को खुशी है। अब ये खुशी है, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो सकती, बिकॉज ऑफ खुशी को मैं नाप नहीं सकता, मैं मेजर नहीं कर सकता है इसको, और जो फिजिक्स के लॉ हैं, फिजिकल लॉज हैं, उनके बेसिस पे इसको मैं रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकता, इसलिए खुशी जो है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अब दूसरी तरफ मैं एक अगला एग्जांपल लेता हूं कि भाई मेरे को बहुत खुशी है इसलिए मैं 10 किलो रसगुल्ले लेके आया हूं। अब 10 किलो रसगुल्ले लेके आया हूं, इट मींस जो रसगुल्ले हैं या उनका जो मेजरमेंट मैंने किलो में कहा, दैट इज ए फिजिकल क्वांटिटी। मास की मैं बात करूं तो मास जो मैं मेजर करके लाया 10 किलोग्राम, वो फिजिकल क्वांटिटी है, उसको फिजिक्स के लॉ के बेसिस पर मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, उसको मैंने मेजर भी कर लिया।
इसलिए वो फिजिकल क्वांटिटी है। तो आई होप सो आपको फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है ये बात समझ में आ गई होगी। देन आफ्टर वी आर गोइंग टुवर्ड्स फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। देखो बच्चों, ऐसी क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती, दे आर टर्म्ड एज फंडामेंटल। और ऐसी क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए या तो उसी क्वांटिटी के पावर्स की जरूरत पड़ती है, या दो से ज्यादा क्वांटिटीज को मिला करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके हम लोग किसी नई क्वांटिटी की बात करते हैं, तो दैट विल बी टर्म्ड एज ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो दो तरह की क्वांटिटी होती है, यहां हमने लिखा है फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए इंडिपेंडेंट। नो डाउट ये नोट्स अपने आप में बहुत अच्छे हैं, ये सारे ऐप के अंदर पड़े हुए हैं, आपको बिल्कुल समराइज करने के लिए बहुत आसान सा हो जाता है। एक बार क्लास लीजिए, फिर सिर्फ समराइज करने में बहुत आसानी रहेगी, कलरफुल नोट्स हैं, तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी यहां पे हमने मेंशन की हुई हैं। चलिए, तो फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, उन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की नीड हम लोगों को नहीं होती। फंडामेंटल क्वांटिटी बेसिकली हमारी 7 होती हैं। बच्चे कितनी होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटी? 7 होती हैं। अब 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को हम लोग यहां बेस क्वांटिटी के नाम से भी जानते हैं। कौन कौन सी है? मास को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान रहे, यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी है, चार्ज बेस क्वांटिटी नहीं है। टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता, किसी बल्ब से रोशनी आ रही है या सनलाइट, कभी हम कहते हैं मॉर्निंग के टाइम में डिम है, इवनिंग टाइम में डिम है, दोपहर में बहुत ज्यादा तेज है, तो उस इंटेंसिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बच्चों ध्यान रहे, मास और अमाउंट और सब्सटेंस दोनों चीजें बिल्कुल फर्क हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात जो हम लोग करते हैं वो बेसिकली केमिस्ट्री में करते हैं। अगर आपको याद होगा, मोल कॉन्सेप्ट या मोल के टर्म्स में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारा होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देन आफ्टर ड्राइव्ड क्वांटिटी, ये जो हमारे पास 7 फंडामेंटल या 7 बेस क्वांटिटी हैं, इनके अलावा जितनी भी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी होंगी वो सारी की सारी ड्राइव्ड होंगी। एग्जाम्पल के लिए वेलोसिटी है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, व्हाटएवर सो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। उन 7 को छोड़ दो, बाकी सब, बस 2 और छोड़नी होती हैं जिन्हें हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के नाम से जानते हैं, जो न तो बेस क्वांटिटी के अंदर आती हैं और ना ही ड्राइव्ड के अंदर आती हैं। बेसिकली ये रेशियो हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में एक तो आपका एंगल, जो आपने स्लोप पढ़ा था 2 लाइनों के बीच में, जिसको आप थीटा कहते थे, तो एंगल बिटवीन 2 लाइंस, एक तो ये आता है। दूसरा आता है आपका सॉलिड एंगल। क्या आता है बच्चों? सॉलिड एंगल। तो ये भी कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन ही है, लेकिन बहुत सारी 3 डायमेंशनल एंगल का कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल के लिए मेरा हाथ देख सकते हैं, यहां सेंटर पे जो बन रहा है, या आपने आइसक्रीम कोन देखा होगा, या आप लोगों ने बर्थडे कैप देखी होगी, तो बर्थडे कैप के सेंटर पे जहां उसकी टिप होती है, वहां सेंटर पे इनसाइड जो एंगल बन रहा होता है, उस एंगल को हम लोग सॉलिड एंगल के नाम से जानते हैं। तो एंगल एज वेल एज सॉलिड एंगल, ये दोनों हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है, जो ना तो फंडामेंटल के अंदर आती है ना ही ड्राइव्ड के अंदर आती है। दैट इज द कॉन्सेप्ट। देन आफ्टर वी आर मूविंग टूवर्ड्स द मेजरमेंट। बच्चों, मेजरमेंट का तरीका क्या है? आप अगर कभी गए हो किसी भी शॉप पे कुछ भी सामान खरीदने, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले रसगुल्ले खरीद के लाए थे, हमारा रिजल्ट आया था, 90+% हमारे मार्क्स आए थे, तो हम रसगुल्ले खरीदने गए थे। तो उस बंदे ने क्या किया था? सिंपल सा उस बंदे ने कंपैरिजन किया था। ये उसके पास में एक तराजू थी, तराजू में एक तरफ उसने डब्बे के अंदर रसगुल्ले रखे थे, दूसरी तरफ बट्टा रखा था। अब कोई बच्चा ये कहेगा कि सर उसके पास ऐसी तराजू नहीं थी, उसके पास तो स्प्रिंग बैलेंस थी, यहां उसने लटका दिया था, लेकिन यहां रीडिंग तो आई थी बच्चों। अब तीसरा बच्चा कहता है ना जी ना, उसने ऐसे भी नहीं किया था, उसने तो सिंपल सा एक प्लेटफॉर्म था, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर बर्तन रखा था, इसके अंदर रसगुल्ले डाले थे और यहां एक स्केल लगा था, उस स्केल के ऊपर रीडिंग आ गई थी सीधे सीधे। देखो बच्चों, ये सारे के सारे ही क्या है? मेजरमेंट के तरीके हैं, ठीक है ना। इसके अंदर की मैकेनिज्म आपको दिखाई नहीं दी, ये मैकेनिज्म आपको साफ दिख गई, इसमें पार्शियली मैकेनिज्म आपको दिख गई। तो ये तीनों ही मेजरमेंट के तरीके हैं, तीनों में ही उसने कंपेयर किया था। यहां जो कंपैरिजन किया था वो एक स्टैंडर्ड मेजर के रेस्पेक्ट में कंपैरिजन किया था।
यहां कंपैरिजन जो किया था, ये स्प्रिंग की जो टाइटनेस है, स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, जिसकी वजह से इसमें एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके कंपैरिजन किया था। और यहां जो किया था, यहां एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है जो आप लोग 12th में पढ़ेंगे, उसके बेसिस पे किया था। तीनों में ही कंपैरिजन था। तो मेरा यहां जो पर्पस था वो सिर्फ ये बताना था कि जब भी हम मेजरमेंट की बात करेंगे बच्चों, तो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं किसके साथ, किसी स्टैंडर्ड के साथ। जैसे 1 किलोग्राम का बट्टा आप देखोगे हर जगह एक जैसा मिलेगा, सब्जी वाले के पास भी वही होगा, केले वाले के पास भी वही होगा, अमरूद वाले के पास भी वही होगा, रसगुल्ले वाले के पास भी वही होगा। तो उसे कहते हैं हम लोग स्टैंडर्ड मेजर, उससे हम कंपेयर करके मेजरमेंट की बात करते हैं। अब अगर इसको मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहूं स्टूडेंट्स, तो देखिए सिंपल सा, क्वांटिटी इज इक्वल टू एन इंटू यू, वेयर एन इज अ प्योर नंबर। इट मे बी 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, बस नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। यू क्या है, यूनिट है। अब इस चीज को मैं जरा यहां से समझूंगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और ये मैं समझने की कोशिश करता हूं बच्चों। देखिए मैंने लिखा इसको N1 और U1, इसको लिखा N2 और U2। देखो N1 यहां 5 है और U1 मीटर है, यहां N2 500 है और U2 सेंटीमीटर है। तो बच्चों ये मेरा कहलाता है यूनिट और ये कहलाता है सीधा सीधा सा कोई भी प्योर नंबर। तो जब भी मैं क्वांटिटीज की बात करता हूं तो डिफरेंट यूनिट सिस्टम में मैं इस तरह को रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि कोई भी क्वांटिटी एक प्योर नंबर और यूनिट का मल्टीप्लिकेशन, प्योर नंबर और डिफरेंट यूनिट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है। दैट इज द कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम लोग बात करना चाहेंगे, जैसे और एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ये सेंटीमीटर का ले रखा है। अभी हम लोग यहां 5 किलो रसगुल्ले लेके आए थे, तो 5 किलोग्राम, तो 5 यहां पे N1 हो गया और किलोग्राम U1 हो गया। अब कोई स्टूडेंट इसको ये भी तो कह सकता है कि साहब मैं तो इसको ग्राम में मेजर करूंगा, तो दैट वाज 5000 ग्राम, हो सकता है, व्हाई नॉट। तो दैट इज N2 और दैट इज U2। तो डिफरेंट यूनिट सिस्टम में ये कॉन्सेप्ट होगा। यहां मैं इसको थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूं। तो ये हो गया N1 ओवर N2 इक्वल्स टू U2 ओवर U1। सिंपल सी बात है बच्चे, अगर मेरा U2 बड़े वाला है तो N2 छोटे वाला होगा। एग्जांपल यहां से देख सकते हो, ठीक है। मेरा U2 बड़े वाला यानी किलोग्राम मेरा बड़ा होता है किससे, ग्राम से। तो ऑब्वियसली इसके साथ में 5 से मल्टीप्लिकेशन है और ये छोटा है तो इसके साथ में 5000 से मल्टीप्लिकेशन है। तो बड़ी सिंपल सी बात है जो हम लोग छोटी छोटी क्लासों से ही जब भी मार्केट जाते हैं तो सीखते रहते हैं। चलिए, देन आफ्टर वी आर मूविंग टूवर्ड्स फिजिकल यूनिट। देखो बच्चों, जब भी हम किसी भी क्वांटिटी के मेजरमेंट की बात करते हैं तो एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, उस स्टैंडर्ड के साथ में कंपेयर करते हैं, तो उसको हम लोग फिजिकल यूनिट का नाम दे रहे हैं। फिजिकल यूनिट, स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी चूजन टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी इज टर्म्ड एज फिजिकल यूनिट। फिजिकल यूनिट में जस्ट लाइक मैं कह सकता हूं 1 किलोग्राम, 1 ग्राम, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 फुट, 1 पाउंड, व्हाटएवर सो। तो ये सारी की सारी क्या कहलाएंगी, फिजिकल यूनिट्स कहलाएंगी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, कंपेयर करने के लिए एक स्टैंडर्ड जो हम लोगों ने बना दिया, उसे हम लोग कहते हैं फिजिकल यूनिट। डिफाइन आपके सामने है, समझा मैं रहा हूं, समझने की कोशिश यहां से करेंगे, लिखना कैसे है वो आप यहां से देख लेंगे। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल यूनिट। जब भी हम कोई फिजिकल यूनिट चूज करते हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, होनी चाहिए, यह बात जरा मैं समझूंगा। इट शुड बी वेल डिफाइंड, इसको प्रॉपर डिफाइन किया जा सकता हो। जैसे 1 किलोग्राम है, प्रॉपर डेफिनेशन है। 1 एम्पियर है, प्रॉपर डेफिनेशन है। कन्वीनियंट साइज, ना साइज में बहुत बड़ी हो ना साइज में बहुत छोटी हो, टाइम के साथ साथ चेंज ना होती हो, रिप्रोड्यूसेबल हो। मान लीजिए मेरे को अब चाहिए तो मैंने यहां पे इसको यूज कर लिया, अब सपोज 100 किलोमीटर दूर जाना है तो मैं इसको रिप्रोड्यूस कर सकूं, दोबारा से वैसे ही बना सकूं। रिप्रोड्यूसेबल होने चाहिए। फिजिकल कंडीशंस जस्ट लाइक टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, इनके बेसिस पे ये चेंज ना होती हो और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, यानी इंडिया भी माने, चाइना भी माने, पाकिस्तान भी माने और सारे के सारे जो कंट्री हैं वो इसको रिकॉग्नाइज करें, मान लें। इस तरह की कोई भी फिजिकल यूनिट मुझे बनानी होती है। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करें बच्चों, जब तक हम एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आए थे, जब तक हम लोग इंटीग्रेटेड एक तरीके से नहीं थे,
हर कंट्री अपना अपना काम कर रहा था, तो उसने अपना अपना एक कंप्लीट सेट बना रखा था। किसका? फिजिकल यूनिट्स का एक कंप्लीट सेट बना रखा था हर क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, ठीक है, जिसमें हम फंडामेंटल को भी मेजर कर सकते थे और ड्राइव को भी मेजर कर सकते थे। बहुत सारे थे जिनमें से कुछ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, दैट इज सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड, ठीक है। तो ये फ्रांस में सेटअप हुआ था, फ्रांस के लोग इसको जनरली यूज करते थे सेंटीमीटर लेंथ के लिए, ग्राम मास के लिए और सेकेंड टाइम के लिए, ठीक है बच्चों। दूसरे यूनिट सिस्टम की मैं बात अगर करूंगा तो दैट इज एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड। ब्रिटिश जो लोग थे उन्होंने इसको एडॉप्ट किया हुआ था, जिसमें वो फुट से मेजर करते थे, किसको? लेंथ को। पाउंड से मेजर करते थे, आज भी आइसक्रीम लाते हो ना पाउंड में, मास से, मास को मेजर करते थे पाउंड में, और टाइम को अगेन ये भी सेकंड में ही मेजर करते थे। तो ये इनका अपना यूनिट सिस्टम था। अब इंडियन सिनेरियो की बात करें बच्चों, तो कोई मुझे बता सकता है आप लोगों में से कि लेंथ को मेजर करने के लिए इंडियन सिनेरियो सिस्टम में क्या है? यस, बिल्कुल सही बताया, यार्ड, गज। और मास को मेजर करने के लिए इंडियन सिनेरियो सिस्टम में क्या है बच्चे बताएंगे? यस, सेर, पाव, वो बेलपुरी वाला, वो सॉरी पाव भाजी वाला पाव नहीं, 1/4 ऑफ 1 सेर, दैट इज पाव। टाइम की बात हम लोग करें इंडियन सिनेरियो सिस्टम में टाइम को मेजर करने के लिए, यस, पल, विपल, घड़ी। तो बच्चों अब आजकल रामायण आ रहा है और महाभारत आ रहा है, तो हो सकता है उसमें कहीं आपने एक आध बार तो सुना ही होगा। खैर, मैं अब आगे बढ़ता हूं। एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड। ऑब्वियस है, फ्रेंच जो लोग थे वो इसको यूज कर रहे थे लेंथ के लिए, मास के लिए और टाइम के लिए। अब जब फ्रेंच गुएना से प्रोपेगेट करना हुआ सैटेलाइट को, तो नो डाउट क्लैशेज आए, डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट मेजर्स थे। अब नहीं हो पाया, प्रॉब्लम आई, तो निश्चित रूप से 1960s में, ये हमने लिख रखा है, ये रहा 1960s में एक इंटरनेशनल समिट फॉर यूनिट्स हुआ, जिसमें इंटरनेशनल एक फॉरम बना जिसे हम लोगों ने सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनाइट्स के नाम से जाना, और डिफरेंट कंट्रीज में मिलने वाली यूनिट्स की जो मेरिट्स थी उनको एक जगह पे मिलाकर के एक नया यूनिट सिस्टम बना दिया, जिसे हमने कहा इंटरनेशनल सिस्टम फॉर यूनिट्स। जो कॉन्फ्रेंस थी उसका नाम दे रखा है 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स, दैट वाज इन 1960। इट कवर्स ऑल ब्रांचेस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहां सप्लीमेंट्री और ड्राइव सबके लिए कॉन्सेप्ट था। इस टेबुलर फॉर्म में हम लोग ये सीखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे बच्चे कि फंडामेंटल्स क्वांटिटी कौन सी होती है। 5 क्वांटिटी यहां हमें दिखाई दे रही हैं। सबसे पहली क्वांटिटी दिखा रही है क्या? लेंथ। लेंथ को एसआई सिस्टम में मीटर से मेजर करते हैं, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं बच्चे। मास को किलोग्राम केजी से डिनोट करते हैं। टाइम फंडामेंटल है, बेस क्वांटिटी है, सेकंड से मेजर करते हैं, स्मॉल एस इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। टेम्परेचर केल्विन साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पे है, कैपिटल के से करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर कैपिटल ए से करते हैं। बच्चों यहां एक चीज आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, ये सब स्मॉल हैं, फिर ये कैपिटल क्यों है, ये कैपिटल क्यों है? तो बच्चों कोई भी यूनिट अगर किसी साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पे है, किसी साइंटिस्ट को ट्रिब्यूट करने के बेसिस पे कोई यूनिट है, तो उसको हम लोग कैपिटल में डिनोट करते हैं। तो केल्विन साइंटिस्ट हैं, एम्पियर साइंटिस्ट हैं, इसलिए ये हमेशा कैपिटल से ही डिनोट होंगे। बाकी जैसे किलोग्राम है, सेकंड है, ये किसी साइंटिस्ट के नाम के बाद नहीं है, इसलिए वो स्मॉल से होंगे। देन आफ्टर ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करें तो कैडिला इसके लिए हमारे पास मेजरमेंट है। क्वांटिटी ऑफ मैटर की बात करें तो मोल हमारे पास मेजरमेंट है। सप्लीमेंट्री जो अभी हम 2 क्वांटिटीज की बात कर रहे थे, दैट वाज एंगल, सिंपल सा प्लेन एंगल जिसको हमने स्लोप कहा था,
उसको हम रेडियन में मेजर करते हैं। एसआई यूनिट सिस्टम में रेडियन उसका मेजरमेंट है, और जो सॉलिड एंगल है उसका एसआई यूनिट सिस्टम में स्टेरेडियन मेजरमेंट है। तो रेडियन क्या होता है, स्टेरेडियन क्या होता है, स्टेरेडियन तो हमने नहीं बताया, लेकिन रेडियन हम बता चुके हैं पिछली क्लासेस में। अब देखो बच्चों, यहां जो भी हमारे पास 7 फंडामेंटल बेस क्वांटिटी हैं, जिनके लिए हमने 7 फंडामेंटल बेस यूनिट्स की बात की है, उन सबका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अब सबका याद रखना तो मैं समझता हूं उतना जरूरी नहीं है, लेकिन अभी जो आपसे पूछा जा सकता है 11th में, वो एक तो एम्पियर को पूछा जा सकता है। तो अब तक आप जो एम्पियर की डिफाइन पढ़ के आए हो वो Q इक्वल्स टू IT से डिफाइन पढ़ के आए हो, और I को आप लोगों ने Q बाई T कहा है। चार्ज को आप कूलम से मेजर करते हो, टाइम को आप सेकंड से मेजर करते हो, और इसको एम्पियर से करते हो। तो यहां आप डिफाइन करते हो 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। तो बच्चों ये डिफाइन एसआई यूनिट सिस्टम की नहीं है। एसआई यूनिट सिस्टम की जो डिफाइन है वो ये वाली है। नो डाउट आपको थोड़ी मुश्किल लग सकती है, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, वरना तो जब तक आप 3rd चैप्टर 12th में नहीं पढ़ते हो, या 3rd यूनिट सॉरी 5th चैप्टर 12th में नहीं पढ़ते हो, तब तक मैं कहूंगा कि रट लो। बहुत सिंपल सी बात है, तब तक के लिए कह रहा हूं। हालांकि फिजिक्स में मैं हमेशा कहता हूं कि रोट मेमोरी कभी सक्सेस होती नहीं है, कितना रोट मेमोरी में डालोगे। तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आप समझने की कोशिश करेंगे, इट में भी आपको आ भी जाए समझ में। मान लीजिए ये मेरे पास 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, इन दोनों के बीच में सेपरेशन 1 मीटर है। यहां 1 मीटर के ऊपर लगने वाले फोर्स की बात मैं कर रहा हूं। बेसिकली होता क्या है, जब इसमें से करंट फ्लो करेगी तो इसकी वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट फ्लो करेगी तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा। अब इस फोर्स और फ्लो होने वाले करंट के बीच में रिलेशनशिप है बेसिकली ये पूरी की पूरी डेफिनेशन। ठीक है, तो बच्चों मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूं आपको। देखेंगे जरा, मैं पढ़ता जाऊंगा, जो प्रोसेस है उसी के बेसिस पे समझेंगे हम लोग। 1 एम्पियर इज दैट कांस्टेंट करंट विच इफ मेंटेन्ड इन 2 स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स, ये जो अभी मैंने बताए थे, ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, लेंथ इसकी इनफाइनाइट है, ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो नेग्लिजिबल है, एंड प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, ये 1 मीटर अपार्ट रखे हुए हैं। वैक्यूम, यानी इनके बीच में क्या है, वैक्यूम है। वुड प्रोड्यूस बिटवीन द कंडक्टर्स ए फोर्स ऑफ, जो अभी मैं फोर्स की बात कर रहा था, कितना, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, जो मैंने 1 मीटर बताया जिसके ऊपर फोर्स की बात की थी, दैट इज। तो बच्चों समझने की कोशिश करेंगे, बाकी तो आप इसको 3-4 बार अगर करेंगे तो याद हो जाएगा। अब मैं इसी तरह से केल्विन की बात करना चाहूंगा बच्चों। तो देखिए केल्विन भी एसआई यूनिट सिस्टम का है, यहां से हम लोगों को पढ़ना है, याद रखना है। इट इज एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, 1 केल्विन इज द फ्रैक्शन 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनामिकल टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब देखो ये ट्रिपल पॉइंट एक नया कॉन्सेप्ट आ गया हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के अंदर, अब वैसे आपके सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन क्या होता है ट्रिपल पॉइंट, थोड़ा सा तो ब्रीफ करेंगे हम लोग बच्चों। टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम की वो वैल्यूज जिनके ऊपर वाटर अपनी तीनों स्टेट में रह सकता है। 3 स्टेट कौन सी है, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। अब आपको अजीब सा लग रहा होगा कि क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि वाटर एट ए टाइम हम लोगों को सॉलिड भी मिल जाए और लिक्विड भी मिल जाए और गैस की फॉर्म में मिल जाए। यस बच्चों ये बिल्कुल पॉसिबल है हाइपोथेटिकल, हमें नॉर्मल कंडीशंस में नहीं मिलता, लेकिन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। वैसे अगर मैं समझने के लिए बात करूं तो कभी अपने फ्रिज का फ्रीजर ओपन करना, तो आप उसमें देखोगे आइस ट्रे के अंदर कुछ पार्ट आइस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया होगा, उसके अंदर कुछ पानी भी होगा, और जैसे ही खोलते हो तो उसमें से फ्यूम्स बाहर निकलती हैं। तो ऑलमोस्ट इस तरह की कंडीशन हम लोग मान सकते हैं। तो ट्रिपल पॉइंट पर जो टेम्परेचर है उसका 1/273.16 जो पार्ट होगा उसको हम लोग 1 केल्विन कह रहे हैं बच्चों। यहां 1 मोल को मैं डिफाइन करना चाहूंगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, मोल तो आपको आना ही चाहिए। देखिए 1 मोल जो है वो बेसिकली है क्या। 1 मोल मैं समझूं उससे पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट मैं जरा समझने की कोशिश करूं। 1 डजन जानते हो बच्चे, हाँ क्या होता है 1 डजन, हाँ 12।
मतलब एक 12 नंबर हमने ले लिया, उसको हम 1 डजन कहते हैं स्टूडेंट्स। ऐसे ही 1 सेंचुरी सब लोग जानते हो क्या होता है? 1 सेंचुरी 100। गुड, बिल्कुल सही बताया। डेकेड बिल्कुल 10 को कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से मोल भी अगर देखा जाए तो एक प्योर नंबर है, लेकिन इसकी 3 डिफरेंट डेफिनेशन होती हैं, तो तीनों डिफरेंट डेफिनेशंस को हम लोग यहां समझने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों, पहली डेफिनेशन क्या है? पहली डेफिनेशन यह है कि अगर मैं किसी सब्सटेंस का 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लूं तो दैट विल बी टर्म्ड एज 1 मोल। पहली डेफिनेशन। जैसे मैंने 12 केले लिए थे और उनको कहा था कि 1 दर्जन केले हैं, बिल्कुल उसी तरीके से अगर मैं 6.023 इंटू 10⁻23 केले ले लूं तो मैं उनको कह सकता हूं कि ये 1 मोल केले हैं। दूसरी डेफिनेशन है मेरे कार्बन के आइसोटोप को लेकर के। कार्बन के डिफरेंट आइसोटोप होते हैं, जिसमें से कार्बन 12 का अगर मैं 0.012 किलोग्राम ले लूं तो उसको 1 मोल कहूंगा। ठीक है, क्या कहूंगा? 1 मोल कहूंगा। तीसरी डेफिनेशन बड़ी आराम से, मान लीजिए मेरे पास एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे 22.4 लीटर गैस है। कौन सी? आइडियल गैस है, कोई भी हो सकती है आइडियल गैस। ठीक है, तो एसटीपी पर किसी आइडियल गैस का 22.4 लीटर जो वॉल्यूम होगा उसको भी मैं 1 मोल कहूंगा। तो 3 डेफिनेशन है, तीनों में से तीनों कोई भी आप लिख सकते हैं। वैसे जो सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है वो ग्राम एटॉमिक वेट वाली है, इसमें भी हमने कार्बन के आइसोटोप को कंसीडर किया हुआ है। तो ये डेफिनेशन आप लोग यहां पे कंसीडर कर सकते हैं बच्चे। चलिए लेट अस मूव फॉरवर्ड। हम लोग अब आगे की बात करेंगे। तो 1 रेडियन की बात हमने पिछली बार बताई थी। 1 रेडियन को मैं फिर दोबारा से बता देता हूं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आप लोगों को 100% आपके एग्जाम में मिलने वाला है। समझिए 1 रेडियन क्या है। देखिए, मान लीजिए ये मेरे पास कोई एक सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस r है। अब मैं इसकी सरकमफ्रेंस पे इस रेडियस के बराबर कोई डिस्टेंस ले लूं तो सेंटर पे बनने वाला डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 90 जैसा लग रहा है, तो मैं डायग्राम ड्रॉप करके दोबारा से बना देता हूं। बच्चों ये मैंने कोई मान लीजिए सर्कल ले लिया, इस सर्कल का इस रेडियस के बराबर मैंने ये यहां से आर्क लिया r, तो ये जो सेंटर पे बनने वाला एंगल होगा, इस एंगल को मैं क्या कहता हूं जी? 1 रेडियन कहता हूं। 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट ए सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क विच इज इक्वल टू इट्स रेडियस। सेंटर पे बनने वाला एंगल किसके द्वारा? एक आर्क के द्वारा। उस आर्क की लेंथ कितनी है? रेडियस के बराबर है। निकाल सकते हैं, बड़ा आसान सा ये रहा कॉन्सेप्ट। जनरली 1 रेडियन जो होता है वो 57.3 डिग्री के बराबर होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, एसआई यूनिट सिस्टम का है, हमें याद रखना है। स्टेरेडियन डिफाइन याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने दे रखी है, लेकिन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देन आफ्टर हम जो आगे की बातें हैं वो चलो कर ही लेते हैं थोड़ा सा और अभी, तो अच्छा रहेगा। कोरेंट सिस्टम। देखिए कोरेंट सिस्टम क्या होता है? यूनिट सिस्टम तो हमने ले लिए, एफईएस था, सीजीएस था। अब नो डाउट उन सबकी ड्रॉबैक्स को अलग कर दिया, ड्रॉबैक्स को अलग करके हम लोगों ने ऐसा यूनिट सिस्टम बना दिया। अब ऐसा यूनिट सिस्टम बना दिया तो हमें कुछ ये यहां पे देखना होगा कि किसी भी यूनिट सिस्टम में जो आइडियल है उसकी क्या क्या खासियत होनी चाहिए। तो उनमें सबसे पहली चीज आती है कोरेंस। तो ऐसे सिस्टम जिनमें कोरेंस होती है उन्हें बोलते हैं कोरेंट यूनिट सिस्टम। यहां हमने डिफाइन किया है कोरेंट यूनिट सिस्टम क्या है? सर्टेन यूनिट्स का सेट है जिसके अंदर सारी फंडामेंटल्स का कॉन्सेप्ट आ जाए, उन्हीं को सिंपली मल्टीप्लाई या डिवाइड करके बाकी सारी की सारी यूनिट्स हम बना लें। मतलब ऐसा ना हो कि फिजिक्स में कोई नई क्वांटिटी इन्वेंट हुई और उसको मेजर करने के लिए हमारे पास फिजिकल यूनिटी नहीं है साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी जितनी भी नोन क्वांटिटी फिजिक्स में अभी तक हैं उन सब के लिए अगर मेरे पास यूनिट्स हैं
तो मैं उस यूनिट सिस्टम को कोहेरेंट यूनिट सिस्टम कहता हूं। बस इतनी सी बात। तो जो 7 फंडामेंटल्स और 2 सप्लीमेंट्री हैं, उनके बेसिस पे मैं कोई भी बना सकता हूं। जैसे यहां एग्जांपल दे रखा है, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी और एक्सीलरेशन। देख लेते हैं। एरिया के लिए मैं क्या करता हूं, मीटर इंटू मीटर करता हूं। मान लीजिए एरिया का कॉन्सेप्ट निकालता हूं, तो मीटर इधर और मीटर इधर, तो मीटर स्क्वायर आ गया। वॉल्यूम के लिए 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट होता है, तो मीटर क्यूब आ जाता है मेरे पास में, ये मीटर क्यूब आ गया। इसी तरह से अगर मैं एक्सीलरेशन की बात करता हूं, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है मेरे पास। डेंसिटी की बात करता हूं, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाता है मेरे पास। तो कोई भी ऐसी फिजिक्स की क्वांटिटी नहीं बचती जिसके लिए मेरे पास यूनिट बच्चों ना हो। तो ऐसे यूनिट सिस्टम को मैं क्या कहूंगा, कोहेरेंट यूनिट सिस्टम कहूंगा। मैंने समझा दिया आपको। अब लिखना कैसे है, ये डिफाइन यहां लिखी हुई है, इसमें भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है। आप सिर्फ उतना पार्ट लिखेंगे तो आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। एसआईयू सिस्टम कोहेरेंट होता है, सबसे पहली खासियत। दूसरा, एसआईयू सिस्टम इज रेशनल सिस्टम। रेशनल सिस्टम का सीधा सा मतलब यह है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसके लिए सिर्फ एक ही यूनिट मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी को लेकर के हम बहुत सारी यूनिट्स की बात करते हैं एक यूनिट सिस्टम के अंदर। ये बात बच्चों ध्यान रखनी है। एग्जांपल के लिए जैसे किलोग्राम है। अब किलोग्राम जो है वो मास का मेजरमेंट है। अब मास का मेजरमेंट ऐसा यूनिट सिस्टम के अंदर दूसरा कोई नहीं मिलेगा। ऐसा यूनिट सिस्टम में मास का मेजरमेंट जब भी होगा वो किलोग्राम में होगा। अब कोई बच्चा कहता है नहीं जी सेंटीग्राम, वो ग्राम भी होता है। ग्राम होता है लेकिन ऐसा यूनिट सिस्टम का नहीं है बच्चे। वो किसका है, सीजीएस का। ऐसी पाउंड भी होता है लेकिन वो एफपीएस का है। तो रेशनल का मतलब एक क्वांटिटी के लिए एक ही यूनिट प्रेस्क्राइब्ड है। मैट्रिक्स सिस्टम, मैट्रिक्स सिस्टम का मतलब 10 के बेस में हम लिख सकते हैं, 10 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। जैसे 10 किलोग्राम, 100 किलोग्राम को, 1000 किलोग्राम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है वो रेशनल सिस्टम है। जबकि अगर हम लोग बात करें यार्ड की, इंडियन सिनेरियो की, शेर की, तो वो रेशनल नहीं है बच्चों। उसको 10 के टर्म्स में हम लोग नहीं लिख पाते हैं, 10 की पावर्स के टर्म्स में नहीं लिख पाते हैं। एसआई इज अ एब्सोल्यूट सिस्टम फॉर यूनिट्स। इसमें कोई भी ग्रेविटेशनल जो क्वांटिटी है उनको हम लोग कंसिडरेशन में नहीं लेते। एसआई यूनिट सिस्टम इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, इसको हर देश मानता है। ठीक है, तो ये सारी खासियतें हैं एसआई यूनिट सिस्टम की। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वाई एसआई यूनिट सिस्टम इज बेटर या वाई इंटरनेशनल सिस्टम फॉर यूनिट्स इज एडॉप्टेड, तो क्यों एडॉप्ट किया गया, उसकी ये सारी खासियतें जो अभी हमने लिस्ट की हैं वो आपने ब्रीफ करके लिस्ट कर देनी है। इसके बाद हम लोग बात करना चाहेंगे कैसे लिखें। जितनी भी यूनिट्स हैं उन सबको स्मॉल लेटर से हम लोग बच्चे लिखते हैं। कभी भी सिंबल के बाद में फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं। ये छोटी छोटी मिस्टेक हैं, बुक्स के अंदर भी मिल सकती हैं, हो सकता है नोट्स में भी मिल जाए, क्योंकि नोट्स में भी जो ऑथर है वो लिखने वाला अलग है और उसको टाइप करने वाला बंदा अलग है। तो अब टाइप करने वाला इतना ज्यादा नहीं पढ़ा लिखा होता, लिखने वाले ने हो सकता है सही लिखा हो और टाइप करने वाले ने अपनी मर्जी से उसमें फुल स्टॉप लगा दिया हो। तो आप जब भी यूज करेंगे तो किसी भी यूनिट के बाद आप फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। इसके बाद किसी साइंटिस्ट के नाम पे अगर आ रही है तो उसको कैपिटल लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं, फुल नेम ऑफ यूनिट ऑलवेज बिगिन विद द स्मॉल लेटर। जैसे एम्पियर मेरे को पूरा लिखना है, बेशक वो साइंटिस्ट एम्पियर है, लेकिन एम्पियर को जब मैं एज यूनिट लिखूंगा तो निश्चित रूप से उसको स्मॉल ए से शुरू करूंगा। सिंबल्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। जो सिंबल्स होते हैं, तो किलोग्राम्स कभी नहीं लिखेंगे। आपको अगर मान लीजिए लिखना है 10 किलोग्राम, तो 10 किलोग्राम में केजीएस कभी नहीं लिखेंगे, सिर्फ 10 किलोग्राम केजी लिखेंगे, एस कभी भी नहीं आएगा, प्लूरल फॉर्म कभी भी नहीं आएगी। देन आफ्टर कुछ एब्रीवेशंस हैं, पावर्स, टेंस की पावर में, ये बिल्कुल मजेदार सी चीजें आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। जैसे 10 टू पावर 1 है, इसको हम लोग डेका के नाम से जानते हैं। 10 टू पावर 2 को हेक्टो के नाम से जानते हैं। 10 टू पावर -1 को डेसी के नाम से जानते हैं। -2 को सेंटी के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ये आपको लर्न होने चाहिए। वैसे तो 6th क्लास में हम लोग पढ़ के आए थे। देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूं। किलो इंपॉर्टेंट है, मेगा इंपॉर्टेंट है, गीगा भी आप लोगों को मिल जाता है, पीटा हेक्सा कंपैरेटिवली कम मिलते हैं, मिली आपको बहुत मिलता है, माइक्रो 12th में बहुत मिलेगा, नैनो आपको अभी मिलना शुरू हो जाएगा, पिको भी 12th में बहुत मिलेगा, फेमिटो आप लोगों को मिलेगा जब आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये कुछ सफिक्सेस हैं जो आपको
बहुत बारी यूज करने होते हैं, तो ये तो आपको क्लियर याद होने ही चाहिए। बाकी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे याद कर लेंगे। चलिए, ये कुछ रिलेशंस दे रखे हैं, आई होप सो आपको सारे के सारे याद हैं। देन आफ्टर कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात हम लोग करें तो देखो बच्चों, प्रैक्टिकल यूनिट्स जो हैं वो बड़ा नॉर्मल सी हैं, जैसे एंगस्ट्रम है। देखिए यहां स्मॉल ए से लिखा है क्योंकि एंगस्ट्रम जो है वो बेसिकली साइंटिस्ट हैं और पूरा लिखा हुआ है, इसलिए मैं स्मॉल से यूज करूंगा। तो एंगस्ट्रम बोले तो 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रम जो है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। जब भी बेसिकली हम लोग वेवलेंथ मेजर करते हैं, विवग्योर आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जब हम वेवलेंथ की बात करते हैं तो वेवलेंथ में हम लोग जनरली ये वाला यूज करते हैं। ठीक, नैनोमीटर 10⁻⁻9 को हम लोग लिखते हैं मीटर के टर्म्स में। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। माइक्रोन, देखिए पॉलीथीन भी लेके आते हो तो अब उसमें रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि इतने माइक्रोन की पॉलीथीन कम से कम होनी चाहिए। तो एग्जैक्टली 1 माइक्रोन मस्ट बी इक्वल टू 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6। तो बच्चों ये कुछ प्रीफिक्सेस थे जिनके बेसिस पे हम लोगों को अपनी यूनिट्स को लिखना होता है, कैसे लिखना होता है, क्या फंडामेंटल्स होती हैं क्या। तो देखो आज की क्लास में न्यूमेरिकल्स तो कुछ बनते नहीं है, सिंपल से कैलिब्रेशंस हैं। आप चाहें तो अपनी तरफ से भी लगा सकते हैं, बाकी असाइनमेंट की फॉर्म में हमने ऐप के अंदर जो डाले हुए हैं वो आप कर लेंगे। 2-4 क्वेश्चन किसी बुक से मिलते हैं तो वो आप लोग कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स तो अभी नहीं बनते, न्यूमेरिकल बनेंगे हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी। नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल यूनिट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस की बात हम लोग करेंगे। तो अभी तक तो स्मॉल डिस्टेंसेस के मेजरमेंट की बात हम लोग कर रहे थे, स्मॉल यूनिट्स के बारे में बात कर रहे थे। जो लार्ज डिस्टेंसेस का कॉन्सेप्ट होगा वो हमारी नेक्स्ट क्लास में होगा। थैंक यू। आज हम बस यहीं ऑफ करेंगे, बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, बी से